उनको वैसे तो इट हैज टू बी हाईली सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट, तभी ओनली देन पीपल विल बी एनकरेज टू गो फॉर लोन। जी। और एक और भी दिक्कत आती है कि कुछ ऐसी व्यवस्था अभी तक नहीं कही गई है जिसमें कि अगर अच्छे इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ते हैं तब तो आपको लोन मुहैया हो जाती है, लेकिन कोई सामान्य छात्र है, कोई बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ता है तो लोन वहां मुहैया नहीं हो रहा है। अच्छे इंस्टीट्यूशन में और अच्छे कोर्स में जहां बैंक ये देखते हैं कि ये कोर्स करने के बाद लोन इज रिकवरेबल। पॉइंट आप बोला जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर अगर आज उसको आप भी तरक्की कराना चाहते हैं, जो भी यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लोग हैं उनके बगल में कोई एरियाज हैं, उनके वोकेशनल एजुकेशन अगर उनको दी जाए, अगर स्किल्ड लेबर वहां से प्रोड्यूस की जाए आफ्टर गिविंग देम एजुकेशन विदाउट इवन गिविंग देम लोन directly to be governed by the government body, I think that will be much better if the people have to come up in the small scale industry instead of going putting up taxes on the small scale industry. ठीक, चलिए हम आपसे बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, बस कुछ ही देर में बजट भी आ रहा होगा। हम अब रुक करते हैं मनोज का शुक्रिया सौरभ और संजीव हमारे संवाददाता बातचीत कर रहे थे और वो चर्चा ये कर रहे थे कि बजट में किन किन बातों का प्रावधान हो सकता है और बजट में किन व्यक्ति के लिए या किस वर्ग के लिए कौन कौन सी सुविधाएं आ सकती हैं। तो लगातार चर्चा ये जारी है और लोगों को इंतजार है कि चिदम्बरम कब पहुंचेंगे संसद में और कब उनका पिटारा खुलेगा, किस वर्ग के लिए और किन लोगों के लिए क्या क्या सुविधाएं हो सकती हैं। सरकार की नजर होगी खासकर महंगाई पर, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र पर भी, क्योंकि पूरी तरह से अगर ये देखा जाए बजट तो चुनावी होगा। रुकेंगे यहां पर कुछ पलों के लिए और वापस आएंगे तो एक बार फिर बात करेंगे 2008 आम बजट की। तो शेयर बाजार में आज जबरदस्त तेजी रही है, आगे की राह कैसी रह सकती है और ऐसे में निवेशकों को क्या करना चाहिए, बातचीत करने के लिए विजय मेहता जी हमारे साथ मौजूद हैं। मेहता साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। आज का बता सकें, आज उम्मीद तो थी कि बाजार में तेजी होगी, तेजी भी रही पर बहुत ज्यादा तेजी रही और सर्किट लग गए। आप ये बता सकें जो ये तेजी जिस प्रकार से आई है, क्या बहुत ज्यादा उत्साह है, जो नई सरकार है उससे लेकर उम्मीदें बहुत हैं? देखिए ये मुझे लगता है कि कोई 20 साल बाद ये पहला मौका है कि जब इस तरीके का मैंडेट एक पार्टी को मिला है और ये बिल्कुल पॉजिटिव मैंडेट है। लोगों को कांग्रेस पार्टी से बहुत उम्मीद है और कांग्रेस के जितने भी नेता हैं जिन्होंने पिछले 5 साल में परफॉर्मेंस दिया है, लोग समझते हैं कि ये उससे बेटर परफॉर्मेंस कर पाएंगे क्योंकि अब इनको पीछे खींचने वाले लोग इस समय सत्ता में नकार दिए गए हैं। तो आज कांग्रेस अपनी पूरी फॉर्म में और पूरे उत्साह के साथ देश का नेतृत्व करने के लिए तैयार है और इसी का रिस्पॉन्स मार्केट में आया। जिस प्रकार से अब इनको फ्री हैंड मिल गया है, जो छोटी पार्टीज थी उन पर निर्भरता कम हो रही है, जो वाम दलों का दबाव रहता था वो भी अब नहीं रहेगा, वो भी इस सरकार के साथ सहयोगी नहीं होंगे। तो अब जो आने वाले दिन होंगे, आपको क्या लगता है मंदी से निपटने के लिए और कदम भी जिस प्रकार से सरकार उठाएगी और बाकी जो चीजें जिस प्रकार से रिफॉर्म्स की गाड़ी अटकी पड़ी थी और बाकी सब चीजों को भी पटरी लाने पर कोशिश करेगी सरकार? देखिए, हमें एक दो बातें बड़े ध्यान से समझनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज तो यह है कि इस समय अगले 5 साल के लिए एक राजनीतिक स्थिरता जो आई है उसके कारण लोगों में भी उत्साह है और उसके कारण में ओवरऑल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में बहुत आसानी मिलेगी। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो देश की ज्वलंत समस्याएं हैं और जो देश की इकोनॉमी के ऊपर इंटरनेशनल इकोनॉमी खराब होने का असर पड़ा है, उसको ठीक होने में थोड़ा समय तो लगेगा। तो आने वाली सरकार से काफी उम्मीदें बंधी हुई हैं। मेहता साहब ये बता सकें, अब जब नई सरकार आती है तो आपको क्या लगता है उनकी जो प्राथमिकता रहने वाली है, इनिशियली क्या करेंगे? क्योंकि पिछले दिनों जो स्टिमुलस पैकेज आए अर्थव्यवस्था में वो पूरे तरीके से नहीं आ पाए हैं। जिस प्रकार से रिजर्व बैंक ने जो दरों में कटौती की, बैंक ने भी उसको फुली पास ऑन नहीं किया है। तो जो इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या बहुत इसके मूल मंत्र रहने वाला है? हाँ, देखिए, इस बार की जो स्पीड है इम्प्लीमेंटेशन की, मुझे लगता है कि वो काफी तेज होगी और जो प्रधानमंत्री हैं इन्होंने पहले भी इंडिकेट किया था कि सितंबर से दिसंबर के क्वार्टर के बीच वापस हम अपने रिसेशन से बाहर निकल के ग्रोथ की ओर चलेंगे और मुझे लगता है कि उसके आसार देखने शुरू हो गए हैं। सर, एक मानसून का फैक्टर है, मानसून का फैक्टर अगर इस बार ठीक रहता है तो मुझे लगता है कि हम जो है वो मिनिमम 7 to 8% का ग्रोथ रेट इस साल में भी कर पाएंगे और सभी सेक्टर एक्सेप्ट दो सेक्टर्स जो अपनी ग्रोथ के लिए विदेशों पर निर्भर हैं या विदेशी बाजारों पर निर्भर हैं, उनको छोड़ के यहाँ पर स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर और जो
इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज में ग्रोथ है, वो सारे सेक्टर मुझे काफी अच्छे लगते हैं। जी, मेहता साहब ये बता सकें, जहां तक जॉब मार्केट की बात है, हमने देखा पिछले दिनों कई नौकरियां गई हैं और बहुत ज्यादा दबाव रहा है। अर्थव्यवस्था एक मुश्किल दौर से गुजर रही थी, अभी भी गुजर रही है। आगे की राह आपको कैसे नजर आ रही है? जिस प्रकार से अब एक टीम रहने वाली इन प्लेस जो माना जा रहा है कदम भी उठाएगी इससे निपटने के लिए, तो आगे खास करके जो जॉब बाजार है वो कैसे रह सकता है? इसमें कुछ हमने देखा है कुछ पीएसयू बैंक्स हों या कुछ और कंपनीज भी रिक्रूटमेंट कर रही हैं, पर आगे ओवरऑल सुधार आपको कब होता हुआ नजर आता है? देखिए, अगर हम ओवरऑल सिचुएशन को वॉच करें तो जो जॉब मार्केट से लोगों को नौकरियों से निकाला गया, उसके जो सेक्टर्स थे, अगर हमें उन पर ध्यान देना पड़े तो जो सेक्टर्स तो इस कारण से नौकरियां लोगों से छुड़वाई गई क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स थी, वो उनके क्लाइंट्स थे जी। लेकिन आज वो वाली मार्केट में इंप्रूवमेंट होगी इस तरीके से कहना तो मुश्किल है। लेकिन जिन लोगों की नौकरियां इसलिए अफेक्ट हुई कि डोमेस्टिक मार्केट में रिसेशन आया, मुझे लगता है कि वो काफी हद तक दूर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जैसे हम अगर आप पीछे देखें तो इवन इन्फोसिस ने भी ये अनाउंस किया है कि वो 20,000 नए लोगों को करंट ईयर में नौकरी देंगे। इसी तरीके से जो टीसीएस है, जो करंट सॉफ्टवेयर कंपनीज है, उन सभी ने ये वाली बात अनाउंस की है। पीएसयू बैंक्स वगैरह भी दे आर ऑन हायरिंग स्प्री। और उसके अलावा जब ये इंडस्ट्री में ग्रोथ होगी तो इंडस्ट्री में जो डिमांड आएगी ओवरऑल, आप ये वर्ष की इंडस्ट्री की जब आप ग्रोथ की बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं अभी दबाव जो है वो है। अभी पिछले दिनों जो आईआईपी के आंकड़े आए उसमें हमने देखा गिरावट रही, एक्सपोर्ट पर दबाव है, स्टिमुलस पैकेजेस की घोषणा हुई है, उसका असर हो रहा है। हालांकि बाहर तो बहुत बुरी स्थिति है, हम फिर भी उससे काफी बेहतर हैं, पर फिर भी दबाव तो निश्चित तौर पर है। ये इसको सुधार करने के लिए, इसमें और गति लाने के लिए आपको क्या लगता है अब किस प्रकार से ठोस कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, आप ये देखिए कि जब तक आप इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग फिगर्स पे पब्लिश होती हैं और जो लोगों को नौकरी देने की एक बात है, उन दोनों में कम से 6 महीने का फर्क होता है जी। क्योंकि आज आप कोई भी ऑर्डर अगर आपको मिलता है या कोई भी कंपनी जो प्लानिंग शुरू करती है, वो 3-4 महीने आगे देख के प्लानिंग शुरू करती है। मुझे लगता है कि अब लोगों के मन में जो एक पॉजिटिव रिएक्शन आया, तो उसके कारण से लोग अभी से एक अच्छी अपनी प्लानिंग करके और अपनी ग्रोथ, जो पहले आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने अपनी प्लांट कैपेसिटी में एक्सपेंशन की थी और वो एक्सपेंशन एकदम से बंद हो गई थी क्योंकि सारे ऑर्डर्स कैंसिल हो गए थे। लेकिन आज उन्हीं ऑर्डर्स के रिवाइवल की उम्मीद डोमेस्टिक मार्केट में की जा सकती है। मुझे तो लगता है कि जिन बैंक्स ने आरबीआई के रेट कम होने के बावजूद भी आगे पासा नहीं किया था, वो बैंक का क्रेडिट भी खुलेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम आएगा। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इस अर्थव्यवस्था में जब दबाव है, इसमें एक क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र जो बहुत ज्यादा दबाव में रहा है वो रियल एस्टेट रहा है। आज के जहां तक शेयर बाजार की हम बात करें, जब बहुत तेजी थी तो इस क्षेत्र ने आज की, अगर हम जो बढ़त को देखा उसमें ये टॉप मोस्ट इसमें बढ़त देखी गई है। डीएलएफ भी 25-26% बढ़ा है, पर अंदरूनी तौर पर इस क्षेत्र में भी दिक्कतें काफी हैं। आपको ये क्षेत्र स्पेसिफिकली कैसे लग रहा है और क्या सरकार क्षेत्रवार कुछ पैकेजेस इस प्रकार से अनाउंस कर सकती है पूरी अर्थव्यवस्था में जान डालने के लिए? कुछ 100 दिन के इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम की बात हो रही है जो प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा था, तो किस प्रकार से आपको लगता है रफ्तार डाली जाएगी? देखिए, जहां तक रियल एस्टेट सेक्टर का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि उसमें इमीडिएटली स्टॉक मार्केट प्राइस बढ़ जाना दूसरी बात है, लेकिन स्टॉक मार्केट 6 महीने पहले से ही उसके बारे में रिएक्ट करने लगे, क्योंकि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं उन सभी के प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। मैं रियल एस्टेट की बात नहीं कर रहा, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनी की बात कर रहा हूं। मुझे लगता है कि जो रोड्स, एविएशन और इसके अलावा पोर्ट्स, ये वाली एक्टिविटीज में जो कैपिटल गुड्स बनाने वाली कंपनीज हैं, ये वाली एक्टिविटीज में जो कंपनीज हैं, उनके अंदर ग्रोथ आने के ज्यादा चांसेस हैं। जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे मेहता साहब, जैसे हम आज कार्यक्रम कर रहे हैं वेलकम यूपीए, और यूपीए का स्वागत जोरदार अंदाज में शेयर बाजार ने किया है। आप दर्शकों को ये बता सकें, जो आज सर्किट लगे, शुरुआती कारोबार में ही हमने देखा 10%, नेक्स्ट फिर 15%, और उसके बाद 2 घंटे के लिए ट्रेडिंग रोक दी जाती है। फिर उसके बाद ट्रेडिंग रिज्यूम हुई 11:55 पे, तो एक और सर्किट लग गया, 5% का ट्रेडिंग रोक दी गई। ये जो सर्किट का जो पूरा सिलसिला होता है लगने का, इसके पीछे क्या पूरे सिस्टम की क्या मतलब इसके पीछे सोच है और आखिर ये कैसे वर्क करता है? देखिए, जून 2001 में सेबी ने एक सर्कुलर जारी किया था और उस सर्कुलर के अंदर ये लिखा गया था कि जब भी मार्केट्स किसी भी कारण से बहुत ऊपर या बहुत नीचे जाएंगी, तो उसमें एक पहला सर्किट जो है वो 10% मार्केट, अगर सारी की सारी या निफ्टी एक मापदंड है या सेंसेक्स है, और 10% अगर ऊपर चला जाता है या नीचे चला जाता है, तो मार्केट को एक कूलिंग पीरियड देना पड़ेगा और वो 1 घंटे का होगा।
1 घंटे के बाद जब मार्केट खुलेगी उसके बाद फिर अगर ये 5% ऊपर चली जाती है फिर 1 घंटे का कूलिंग पीरियड देना पड़ेगा। आज जब मार्केट खुली तो सीधी 15% ही ऊपर चलेगी तो 2 घंटे का कूलिंग पीरियड देना पड़ेगा, लेकिन वो 2 घंटे बाद भी कूल नहीं हुई, लोगों में उत्साह बहुत ज्यादा है। तो देखिए ये तो कल पता चलेगा। तो उत्साह तो निश्चित तौर पर है, सरकार से उम्मीदें भी हैं, उत्साह भी है, एक यूफोरिया बाजार में देखा जा रहा है और बाजार ने आज एक लंबी छलांग लगाई है। अभी लेते हैं एक ब्रेक के बाद हम बात करेंगे रिफॉर्म्स की, खास करके किस प्रकार से उद्योग जगत की उम्मीदें हैं और स्पेसिफिकली रिफॉर्म्स को लेकर आगे क्या हो सकता है। तो रिफॉर्म्स पर भी काफी उम्मीदें हैं कि जो अटकी पड़ी थी चीजें वो आगे बढ़ेंगी। मेहरा साहब ये बता सकें, इंश्योरेंस की अगर हम बात करें, बीमा क्षेत्र ये भी काफी हमने देखा है इसमें एक्सपेंशन की बातें हो रही थी, पर एफडीआई को लेकर वाम दलों का काफी दबाव था। आपको लगता है धीरे धीरे ये जो चीजें सब रुकी हुई थी स्लोली एंड स्टेडीली मतलब ये आगे बढ़ेंगी ये सब चीजें? देखिए अगर हम देखें तो ये सब चीजें यूपीए गवर्नमेंट के या कांग्रेस के एजेंडा में भी हैं और उनके वो जो पोलिंग के टाइम पे या इलेक्शंस के टाइम पे जो मैनिफेस्टो जारी किया जाता है, मुझे लगता है कि डेफिनेटली पहले भी जो कांग्रेस गवर्नमेंट की इसकी इंटेंशन थी, लेकिन वहां ब्रेक्स लगे हुए थे, लेफ्ट ने उनको पकड़ा हुआ था, अब वो ब्रेक्स जनता ने खोल दिया है। पर इसमें ये भी सोच है, ये भी कहा जाता है कि जो हम बचे हैं, जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था इतनी ओपन अप नहीं हुई, इसमें कुछ रेगुलेटर्स को शुक्रिया करना चाहिए, कुछ वाम दलों का भी दबाव था कि हम इतनी ओपन अप नहीं हो पाए, अदरवाइज जो बाहर विदेशी हमने देखा विदेश में जो हुआ है उस प्रकार से दबाव यहाँ पे भी रह सकता था अगर हमारी अर्थव्यवस्था भी उतनी ओपन अप कर दी जाती। इससे आप कितना सहमत हैं? देखिए ऐसा है कि दोनों जगहों को कंपेयर करने का भी समय तो इस समय नहीं है, लेकिन मैं ये बात में पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि जिन कंट्रीज के अंदर रिसेशन नहीं आया या इंडिया के मुकाबले बराबर का आया, वो भी उनमें भी रिफॉर्म्स काफी हो रहे थे और उनकी भी करेंसी काफी ओपन थी जी। तो ये सिर्फ बात को ले लेना कि और जैसा एक तरीके से अमेरिका में सिचुएशन डेवलप हुई हैं, वो भी एक वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ सिचुएशन है, उसको मापदंड बनाकर हम अपनी रिफॉर्म्स की प्रोसेस को रोक लेते हैं तो मुझे लगता है कि हमारी ग्रोथ की प्रोसेस भी इफेक्ट होगी। जी, अंत में आप जाते जाते हमें ये बता दें कि ये जो अब नई सरकार आने वाली है और जिस प्रकार से मैंडेट मिला है, बाजार में तो तेजी है, क्या ये अंतर्राष्ट्रीय जो इन्वेस्टिंग कम्युनिटी है उनको भी एक पॉजिटिव संकेत देगी? जरूर देगी, लेकिन एक बात मैं जाते जाते जरूर कहना चाहूंगा कि जो आज की तेजी है उसको ही सिर्फ इन्वेस्टर अपने मन में या आम आदमी अपने मन में नहीं बिठा ले। तेजी एक सिर्फ इंडिकेशन है विश्वास की जो इस गवर्नमेंट में है, लेकिन समस्याएं अपनी जगह हैं और समस्याएं जो हैं वो सॉल्व होने में समय लेती हैं जी। और वो समय हमें इस सरकार को भी देना पड़ेगा और तभी हम इस ग्रोथ को रियलिटी में देख सकेंगे। शुक्रिया। इस विशेष पेशकश में फिलहाल इतना ही।